मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लासेस में। हिंदी की साहित्य यात्रा की ओर हम लोग चल रहे थे और हिंदी की साहित्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और आधुनिक हिंदी, इतनी गाथा आपको मैंने बताई थी। और उसके बाद कालखंडों को आपको मैंने प्रकट कराया था। 3 प्रकार के कालखंड आपको बताए गए थे। आर्यावर्त भाषा के अनुसार, आर्य भाषा के अनुसार आपको कालखंड बताए गए थे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 3 प्रकार के कालखंडों के अनुसार आपको भाषाओं को परिवर्तित करके खंडों के अनुसार बांटा गया था। पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत भाषा का मूलतः प्रयोग हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का मूल रूप से प्रयोग हुआ, जबकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आधुनिक हिंदी का मूल रूप से प्रयोग हुआ। अब हम लोग आधुनिक हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए साहित्य की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। परंतु संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा को अगर आप देखें तो अपभ्रंश भाषा से बहुत सारी बोलियां उपस्थित हुई हैं। तो आज मुख्य रूप से हमारा चैप्टर होगा अपभ्रंश भाषा से निकलने वाली बोलियां और बोलियों के क्षेत्र। अर्थात मेरा आज का जो चैप्टर है वह बोलियां और उनके क्षेत्रों पर निर्भर होगा। तो अपभ्रंश भाषा एक ऐसी भाषा थी जो पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी। प्राकृत के बाद जो टूटा हुआ खराब हुआ रूप था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो टूटा हुआ खराब हुआ रूप था वह अपभ्रंश भाषा के रूप में सामने आया और उसी अपभ्रंश भाषा से विभिन्न प्रकार की बोलियां आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाई। अब अपभ्रंश भाषा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि अपभ्रंश भाषा है क्या। तो पहले मैं पॉइंट वाइज कुछ चीजें अपभ्रंश भाषा के अनुसार लिखवाऊंगा, उसके बाद अपभ्रंश भाषा से निकलने वाली बोलियों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मेरे साथ आप लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा कि अपभ्रंश से किस प्रकार से बोलियां निकली हैं और अपभ्रंश भाषा को आपको किस प्रकार से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अपभ्रंश भाषा की ओर चलते हैं। अपभ्रंश मतलब टूटा हुआ, खराब हुआ, द्रोणित हुआ। खराब हुई जो भाषा थी वह क्या कहलाई? अपभ्रंश भाषा के तौर पर जानी गई। अब इसके तौर पर आपको कुछ खंड लिखने होंगे, जिनमें आपको पहला खंड में लिखवाऊंगा या पॉइंट वाइज आपको चीजें उतार लीजिए जिनको आपको याद करना होता है। अगर आप इनको याद रखते हैं तो आपको पेपर में बहुत सारी सहजताएं प्राप्त हो जाएंगी। जैसे पहला लिखवाया जाए कि अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि। मैंने आपको कल बताया भी था कि अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के तौर पर हम स्वयंभू जी को जानते हैं, या अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि किसको कहा जाता है भैया? स्वयंभू जी को कहा जाता है। दूसरा यहां पर लिखेंगे अपभ्रंश भाषा के मुख्य व्याकरणाचार्य। अपभ्रंश भाषा के मुख्य व्याकरणाचार्य, यहां पर नीचे लिख देता हूं मैं। अपभ्रंश भाषा के मुख्य व्याकरणाचार्य के तौर पर आप हेमचंद्र जी को जानते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक अपभ्रंश भाषा का अध्ययन करें तो आप सीख पाएंगे कि अपभ्रंश भाषा मूल रूप से जैन कवियों की भाषा हुआ करती थी। अर्थात जैन ग्रंथों में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाली भाषा अपभ्रंश भाषा होती थी। और जो ये हेमचंद्र जी हैं, जो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हैं, ये भी एक जैन कवि हैं। अर्थात जैनियों की ऐसी भाषा जो उनके ग्रंथों में प्रयोग की गई वो कौन सी भाषा कहलाई? अपभ्रंश भाषा कहलाई। एक बार फिर से देख लीजिए कि अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के तौर पर आप स्वयंभू जी को जानते हैं। अपभ्रंश भाषा के मुख्य व्याकरणाचार्य के तौर पर आप हेमचंद्र जी को जानते हैं। अब आप तीसरा खंड लिखेंगे अपभ्रंश भाषा से निकलने वाली बोलियां।
अपभ्रंश भाषा से विभिन्न प्रकार की बोलियां निकलती हैं, जिनको अपभ्रंश भाषा से निकलने वाली बोलियां कहा जाता है। आप एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं और उसको एक बार दोहरा लें। आप एक बार उसको दोहराएंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे अपभ्रंश भाषा से उद्भव बोलियां। जैसे पहला लिखा जाए सौर सैनी। सौर सैनी एक अपभ्रंश का नाम है, या आप समझें यदि तो सौर सैनी जो खंड है वो अपभ्रंश का ही एक खंड है। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपको पश्चिमी हिंदी का वह खंड जो पश्चिम में प्रयोग किया जाता है वह आपको प्रयोग करने को मिलता है। अब पश्चिमी हिंदी के तौर पर मुख्य रूप से आती है ब्रज भाषा, दूसरी आती है बघेल खंड में बोली जाने वाली बोली बघेली। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रज भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। या ब्रज भाषा किस अपभ्रंश को प्रदर्शित करती है, तो ब्रज भाषा सौर सैनी अपभ्रंश को प्रदर्शित करती है। या बघेली भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो बघेली भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली भाषा किस अपभ्रंश को प्रदर्शित करती है, तो बघेली भाषा सौर सैनी अपभ्रंश को प्रदर्शित करती है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो अगला अपभ्रंश होगा अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश। अगले अपभ्रंश का नाम होगा अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के तौर पर यदि आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो पूर्व क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी अर्थात पूर्वी हिंदी का प्रयोग अर्धमागधी अपभ्रंश के तौर पर होता है। जो पश्चिमी हिंदी है वो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है, जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। तो पहली सौर सैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा और बघेल खंड की भाषा बघेली। दूसरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी। मागधी मूल अपभ्रंश होता है, उसका जो आधा स्वरूप है या मगध क्षेत्र की वह भाषा जिसमें अर्धमागध अपभ्रंश है वह पूर्वी हिंदी के तौर पर जाना जाता है। तो कोई भी प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी किस प्रकार से आपको बिलोंग करती है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी किससे बिलोंग करती है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बिलोंग करती है। अब आपको ध्यान रखना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो मूल रूप से जानी जाती है अवधी। अवधी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये अवध क्षेत्र की भाषा है। किस क्षेत्र की भाषा है, अवध क्षेत्र की भाषा। यानी अवध क्षेत्र की बोली अवधी भाषा को किस अपभ्रंश के अंतर्गत रखा गया है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा गया है। या किस हिंदी के अंतर्गत जाना जाता है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जाना जाता है। यदि आपसे ब्रज भाषा पूछा जाता है तो आपको सौर सैनी अपभ्रंश पर टिक करना होगा। यदि आपसे अवधी भाषा या अवध भाषा पूछा जाता है तो आपको अर्धमागधी अपभ्रंश पर टिक करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखेंगे मागधी अपभ्रंश। इसमें मूल रूप से बिहारी भाषा का प्रयोग होता है और बांग्ला भाषा का प्रयोग होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की जो भाषा है बांग्ला वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। या बिहार की जो भाषा है बिहारी, अब बिहारी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं मगध क्षेत्र की भाषा बिहारी भाषा के तौर पर जानी जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भोजपुरी जो भोजपुर ग्राम से निकली हुई भाषा है वह किसके अंतर्गत आती है, तो भोजपुर ग्राम से निकली हुई भोजपुरी भाषा भी किसके अंतर्गत आती है,
मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। मैंने आपको पहला बताया था सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा बताया अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा बताया मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है बिहारी और बांग्ला। इतना याद आप लिखते जाइए, उसके बाद आगे का नोट करते जाइए। अगला लिखेंगे खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के तौर पर आप मूल रूप से पहाड़ी हिंदी को पढ़ते हैं। जितनी भी पहाड़ी क्षेत्रों की भाषाएं हैं वो किस अपभ्रंश से निकली हुई हैं? तो खस अपभ्रंश से निकली हुई हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत यदि भाषाएं देखी जाएं तो कुमायूनी भाषा का नाम आपने सुना होगा। कुमायूनी जो भाषा है वह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है और किस अपभ्रंश को प्रदर्शित करती है? तो खस अपभ्रंश को प्रदर्शित करती है। या हिमालय क्षेत्र की जो भी भाषाएं हैं, आपसे कोई भी हिमालय क्षेत्र की भाषा पूछ ली जाए, हिमालय क्षेत्र की बोलियां या हिमालय क्षेत्र की भाषाएं, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं? तो पहाड़ी खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी और बांग्ला, बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी जो भोजपुर ग्राम से संबंधित है, और उसके बाद खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत कुमायूनी मूल रूप से देखी जाती है। यह हिमालय क्षेत्र की भाषाएं सभी खस अपभ्रंश के अंतर्गत जानी जाती हैं। और आगे बढ़ेंगे, ऊपर वाला मिटा देता हूं। एक अपभ्रंश का नाम होता है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची, पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी भाषा को गिना जाता है। या पंजाब जो क्षेत्र है, 5 नदियों का क्षेत्र, 5 आबों का क्षेत्र, वहां की जो भाषा है वो किस अपभ्रंश को प्रदर्शित करती है? तो वहां की भाषा पैसाची अपभ्रंश को प्रदर्शित करती है। आपको एक एक बोली और उसका अपभ्रंश याद होना चाहिए। यदि पेपर में आपसे कोई भी बोली देकर या कोई भी भाषा देकर उसके अपभ्रंश के बारे में पूछ लिया जाए, उसके क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पंजाबी भाषा या पंजाबी क्षेत्र से या पंजाब क्षेत्र से बोली जाने वाली कोई भी भाषा जो पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपभ्रंश भाषा के बाद अब आपको अगली जो भाषा पढ़नी होती है उसका नाम है अवहट्ट। मैंने आपको कल बताया था या पिछले वीडियो में दर्शाया था कि यह एक संक्रमणकालीन भाषा है। अब इसके फैक्ट्स आप लिखते जाएंगे। यह कैसी भाषा है? तो यह एक संक्रमणकालीन भाषा है। यदि आपसे पूछा जाता है कि संक्रमणकालीन भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है, तो अवहट्ट भाषा को संक्रमणकालीन भाषा का दर्जा प्राप्त है। दूसरा इसमें आप फैक्ट लिखोगे कि इसको परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? इसको परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। तीसरा इसमें आप फैक्ट लिखेंगे कि अवहट्ट भाषा में सर्वप्रथम गीत की, जो आप गाने आप सुनते हो या गीत सुनते हो या सॉन्ग सुनते हो, तो वह किस भाषा में सर्वप्रथम लिखे गए? अवहट्ट भाषा में सर्वप्रथम गीत की रचना की गई थी। आपको यह ध्यान रखना है कि अवहट्ट भाषा को संक्रमणकालीन भाषा का दर्जा प्राप्त है। अवहट्ट भाषा को ही परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। अवहट्ट भाषा में सर्वप्रथम गीत की रचना की गई थी। तो 3 फैक्ट तो ये हो गए, आपको 3 याद रखने हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे चौथा नंबर, अवहट्ट भाषा के मूल कवि लिखकर आए या प्रमुख कवि लिखकर आए, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अवहट्ट भाषा के मूल कवि विद्यापति जी हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि अवहट्ट भाषा के मूल कवि कौन है, तो अवहट्ट भाषा के मूल कवि विद्यापति जी हैं। अब विद्यापति जी की मुख्य रचना है कीर्तिलता।
विद्यापति जी की मुख्य रचना कौन सी है? कीर्तिलता। दूसरी है कीर्ति पताका। पहली रचना कीर्तिलता, दूसरी रचना कीर्ति पताका। तो अवहट्ट भाषा के बारे में आपने जाना कि अवहट्ट एक ऐसी भाषा है जो संक्रमणकालीन भाषा के तौर पर जानी जाती है, जिसको हम परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। अवहट्ट भाषा में सर्वप्रथम गीत की रचना हुई। गीत की रचना करने वाले प्रमुख लेखक विद्यापति जी थे, जिनकी रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका हैं। आपने अपभ्रंश को पढ़ लिया, आपने अवहट्ट को पढ़ लिया, अब आखिरी खंड बचा आपका आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी पढ़ने के लिए अब आपको उसका साहित्य पढ़ना होता है। आधुनिक हिंदी का साहित्य पढ़ने के लिए आपको आदिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल जिसको वीरगाथा काल भी आप कहते हैं, चारण काल भी आप उसी को कहते हैं, उसके बाद भक्तिकाल, उसके बाद रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल। आपको 4 काल पढ़ने होते हैं। 4 काल पढ़ने के बाद आपको मैं युगों का अध्ययन कराना प्रारंभ कर दूंगा। तो आधुनिक हिंदी को प्रारंभ करते हैं। और आपने यहां तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस की इस क्लास में शेयर को जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे उतना सहयोग आपका हमारे ऊपर बढ़ पाएगा। तो अवहट्ट भाषा के मूल कवि कौन थे? विद्यापति जी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। या फिर अवहट्ट भाषा में सर्वप्रथम गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? गीत की रचना सर्वप्रथम विद्यापति जी के द्वारा की गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आधुनिक हिंदी की तरफ। मूल रूप से देखा जाए तो आधुनिक हिंदी के लिए आपको युगों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। परंतु यदि पहले कालखंडों को पढ़ लिया जाए, आधुनिक हिंदी के कालखंड यदि आप पढ़ लें तो आपका काफी कुछ पोर्शन क्लियर हो जाता है। जैसे पहला आदिकाल, पहला कालखंड कौन सा है? आदिकाल। आदिकाल को ही दूसरा नाम दिया गया है चारण काल, या इसी को कहा जाता है वीर गाथा काल। इसके बाद दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। तो आधुनिक हिंदी को पढ़ने के लिए जो कालखंड हैं वो मूल रूप से 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला आदिकाल, जिसको चारण काल या वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ये राजाओं का समय था और उनके जो कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि, उनको चारण कहा जाता था। इसी कारण से इसको चारण काल कह दिया गया। राजाओं के युद्धों का वर्णन हुआ इसलिए उसको वीरगाथा काल नाम दे दिया गया। दूसरा काल आता है भक्ति काल। यह भक्ति के ऊपर आश्रित है, भक्ति आंदोलन का समय था और विभिन्न प्रकार की 2 प्रकार की भक्तियां मूल रूप से अपने यहाँ जानी जाती हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। उसके ऊपर आधारित काल है तो इसको भक्ति काल कहा गया। यह रीति काल है, किसी भी रचना को रीति के बद्ध रखना रीति काल के अंतर्गत आता है। यह आधुनिक काल है। आधुनिक काल के अंतर्गत आप एक और पढ़ते हैं जिसको कहते हैं नई कविता का युग या नई कविता का काल। तो आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक 4 खंड जो पढ़ने होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? कालखंड के अंतर्गत आते हैं। शुरू करते हैं आदिकाल से, उसके बाद भक्ति काल, रीति काल, फिर आधुनिक काल। आदिकाल को पढ़ने के लिए आपको उस समय के बारे में जानना होता है, उसके कालखंड के बारे में जानना होता है। आप जब उसके कालखंड के बारे में जान जाते हैं, उसके समय के बारे में जान जाते हैं, तो आप आदिकाल को भली भांति समझ पाते हैं।
अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा आदिकाल। नाम से ही प्रदर्शित होता है, आदि माने प्रारंभ और काल माने समय। तो जो प्रारंभ का समय था, साहित्य का प्रारंभिक समय किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो समयांतराल है वो 1075 1075 से 1375 1375। ये कोई सन नहीं है, ये एक संवत है। संवत सन से 57 साल बड़ा होता है। इतना आपको जानकारी होगी कि आदिकाल के संवत के अनुसार 1075 1075 से 1375 1375 संवत तक चलने वाला काल क्या कहलाता है? आदिकाल के बारे में जाना जाता है। आदिकाल का आगे अध्ययन करने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उसको देखें। धन्यवाद।